और देखो हल्का पाथ भी चेंज किया, है ना, तो क्या कहोगे बेटा? चेंजिंग चेंजिंग मीडियम, चेंजिंग मीडियम, है ना बेटा? चेंजेस स्पीड, है ना बच्चा? मीडियम चेंज करने से स्पीड ऑफ लाइट तो बदलेगी बच्चा, ये पक्की बात है, श्योर बात है ना? और इसका पाथ चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है बच्चा, है ना? तो क्या कहेंगे? पाथ में बी डिविएटेड, है ना बेटा? पाथ डिविएट हो भी सकता है, पाथ डिविएट नहीं भी हो सकता है ना बच्चा? ठीक है, तो अब देखो लाइट की स्पीड एक मीडियम से बदलने पे उसकी स्पीड कितनी बदलेगी बेटा? ये हमारा मीडियम का प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, किसी मीडियम का जो प्रॉपर्टी है बेटा वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसकी मदद से वो स्पीड ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों, तो कहोगे इफ लाइट मूविंग, मूविंग नहीं ट्रेवलिंग, लाइट ट्रेवलिंग इन वैक्यूम, लाइट ट्रेवलिंग इन वैक्यूम, है ना बच्चा? इंटर्स इंटर्स ए डेफिनिट मीडियम, है ना बेटा? किसी खास मीडियम में इंटर करता है बच्चा, है ना? देन द फैक्टर बाई विच, जिस फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड, स्पीड ऑफ लाइट जितने फैक्टर से छोटा हो जाएगा बेटा, है ना, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। रिफ्लेक्ट हो रहा है एक जगह से ना? नहीं बेटा, ये पहला चैप्टर नहीं है बच्चा, ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स खत्म हो चुका है बच्चा, ये सेकेंड चैप्टर चल रहा है बच्चों। आलोक पटेल फ्रेशर ग्रुप क्या लिखा है रे? रेज हैंड करो, बाकी बच्चों नोट करो। आलोक पटेल रेज हैंड करो। आ रहा है इसको करना है, निकल गया तुम क्या? आलोक पटेल तो नहीं दिख रहा है इसमें। हाँ मयंक, हाँ तुमने कल ज्वाइन किया है बच्चों, ये सेकेंड चैप्टर चल रहा है हम लोग का, है ना? ये सेकेंड चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर था काइनेमेटिक्स, खत्म हो गया हम लोग का। आज होमवर्क डिस्कस होगा बच्चा, एकदम होगा, लास्ट की हाफ एन आवर में करेंगे डिस्कस। तुम लोग इसको नोट करो बच्चा। हो गया? नहीं हुआ बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो।
तो देखो बेटा, अभी हमने यहाँ पे लिखा इफ लाइट ट्रेवलिंग इन वैक्यूम इंटर्स ए डिफरेंट मीडियम। मैंने कहा बेटा मान लो ये बाउंड्री, इस बाउंड्री के इस तरफ बेटा वैक्यूम है ना, और इस तरफ कोई एक डेफिनिट मीडियम बेटा है ना। लाइट जो है वैक्यूम में ट्रेवल करती हुई आ रही थी, ट्रेवल करती हुई आ रही थी बेटा, इसका स्पीड हमारा था c, और अब ये लाइट इसमें चला गया और इसमें लाइट हो गया बेटा v। तो हम सब लोग जानते हैं ना बच्चों कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में ही होती है, बाकी सारे मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। इसका मतलब बेटा v की जो वैल्यू है वो तो हम कंफर्म जानते हैं किसी है ना बेटा। तो क्या कहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम की बेटा बात कर रहे हैं हम लोग, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, है ना बेटा। म्यू इक्वल टू सी बाई वी, या लिखो v इक्वल टू सी बाई म्यू, है ना। तो क्या कहेंगे बेटा, वैक्यूम से लाइट जब मीडियम में जाएगा तो मीडियम में जाने के बाद जितना गुना स्पीड कम हो जाएगा बच्चा, वही हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चा। ठीक है, क्या कहोगे कि फॉर ऑल नेचुरल मीडियम, सारे प्राकृतिक मीडियम के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है बेटा, ये हमेशा मोर देन इक्वल टू 1 होती है ना। इक्वल टू 1 वैक्यूम के लिए और मोर देन 1 बाकी सारे मीडियम के लिए। लेकिन ये सिर्फ नेचुरल मीडियम के लिए बेटा, लैबोरेटरी मीडियम के लिए बातें बदल सकती है। ठीक है, तो देखो बेटा ये जो हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको तुम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोल सकते हो, है ना। अब मैं लिख रहा हूं बच्चा, अब मैं लिख रहा हूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना बेटा। एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिलेटिव का मतलब यही हुआ बच्चा, है ना। तो कहेंगे मान लो कोई मेरा बाउंड्री बेटा, इस बाउंड्री के इस तरफ मीडियम 1 और इस बाउंड्री के इस तरफ मीडियम 2। ठीक है बेटा, लाइट यहां से आ गई, इसमें निकल गई, लाइट यहां से आया बेटा, लाइट की स्पीड इस मीडियम में v1 थी, और जब लाइट इसमें गया बेटा तो स्पीड हमारी हो गई v2। ठीक है, हाँ म्यू को एन भी लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो रजू सर में मिल जाएगी, हाँ मिलेगी बेटा। देखो बच्चों ये v1 हमारा है, ये v2 है ना बच्चों। तो ये हमारा v1 है, ये v2 है। तो देखो बच्चा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। फिर सुनो बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम के मुकाबले में जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अभी देखो बेटा ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, है ना बच्चा। तो अभी क्या बोलोगे, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। यहां देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में, है ना बच्चा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में। तो अभी कहोगे बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में, है ना बच्चा। क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना बेटा। मीडियम मिट गया, कट गया ये, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। कहेंगे बेटा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे, म्यू रिलेटिव, या लिखो म्यू ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, है ना बच्चा।
या लिखो म्यू 1 2, 1 से 2 में गया है ना बेटा, इज इक्वल टू क्या, तो देखो फर्स्ट मीडियम का स्पीड बाई सेकेंड मीडियम का स्पीड, तो इज इक्वल टू फर्स्ट मीडियम का स्पीड v1 बाई सेकेंड मीडियम का स्पीड v2, है ना बेटा। अगर इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें बेटा, ये हो जाएगा c बाई म्यू 1, ये हो जाएगा c बाई म्यू 2। इसका मतलब तुम्हारा म्यू ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये हो जाएगा बेटा म्यू 2 बाई म्यू 1, है ना। ये म्यू 2 अपॉन म्यू 1 एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा एक से बड़ा होगा। ठीक है बच्चा, लिख ले। नहीं बेटा, चेक करो ठीक से, अबे प्रताप चेक करो ठीक से। v1 इक्वल टू c बाई म्यू 1, हाँ म्यू ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 बेटा। ये पॉसिबल है क्या कि दो डिफरेंट मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स सेम हो? हाँ हो सकता है बच्चा, दो अलग मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स सेम हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर है बेटा अपने आप में, ये बहुत रेयर है। लिख लिया बच्चा, हो गया ना। देखो बच्चों, इरेज कर रहा हूं इसको। देखो बच्चा, क्वेश्चन एक, क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट ए बेटा और एक पॉइंट बी, है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा डी। ठीक है, लाइट जो है इस वाले पॉइंट पे आया सी स्पीड से। ठीक है बच्चा, यहां से एक्स डिस्टेंस आगे जाने के बाद इस वाले पॉइंट पे, है ना बेटा, स्पीड ऑफ लाइट दिया है बेटा v इज इक्वल टू, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस x बाई डी। ठीक है बेटा, म्यू इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई डी। ठीक है, तो सवाल पूछता है फाइंड टाइम टेकन बाई लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। बनाओ, ए से बी जाने में लाइट को कितना समय लगेगा? सर थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल होंगे?
हाँ ये साथ साथ चलता रहेगा, थ्योरी न्यूमेरिकल साथ साथ चलता रहेगा। करके बताओ बच्चों। फिगर बहुत सिंपल है बेटा। ए वाले पॉइंट पे लाइट सी स्पीड से आया बच्चा, ए से बी जाने में लाइट को कितना समय लगेगा? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलो। नहीं आ रही पूरा। ठीक। बेटा एक्स के फंक्शन में नहीं आएगा, एक्स के फंक्शन में नहीं आएगा बच्चा। एक्स के फंक्शन में नहीं आएगा बच्चों, ध्यान से करो। अलग अलग आंसर आ रहे हैं लोगों के, लेकिन एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कितने आंसर आएंगे। एन इज इफेक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इफेक्टिव इंडेक्स है बच्चा, एक ही बात है। उस्मान डी ऑफ 2 माइनस यू बाई सी। चलो देखो बच्चा, देखो बच्चों, अगर म्यू दिया हमारा ये बेटा, इसका मतलब स्पीड एट पॉइंट एक्स अवे, है ना बेटा। यहां से एक्स आगे बढ़ने के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा? हो जाएगी सी बाई म्यू, होगा बच्चा। तो कितना हो जाएगा? तो लिखोगे सी अपॉन 1 + x/d। इसका मतलब बेटा डी सी अपॉन डी प्लस एक्स। बोलो बेटा, है ना। अब देखो स्पीड क्या हो गया बेटा, ये वेरिएबल हो गया ना, ये स्पीड वेरिएबल हो गया ना बच्चा। तो क्या कर दोगे, v को लिख दोगे dx अपॉन dt। सो dx अपॉन dt इक्वल टू dc अपॉन d प्लस एक्स। ठीक है बच्चा, इसको इधर ले आओ, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा बेटा d प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी सी डी टी, इंटीग्रेशन 0 से t, और ये इंटीग्रेशन 0 से d। ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा डी सी टी इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा देखो तो, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 2। ठीक है बच्चा, तो हो जाएगा इक्वल टू 3d स्क्वायर बाई 2।
इसका मतलब t इक्वल टू 3d अपॉन 2c, है ना। ये किसी बच्चे का आया था आंसर, किसका आया था आंसर ये? किसका आंसर आया था इसमें? अरे दिखा किसी का मुझे आंसर ये? तथागत का आया था आंसर। ओके, लिख लो बच्चों, नोट कर लो। कैन वी कैलकुलेट एवरेज इफेक्टिव इंडेक्स? कहता है एवरेज इफेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं बेटा, क्यों नहीं निकाल सकते? टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड निकाल लेना, एवरेज स्पीड से निकाल लेना उसको। अबे प्रताप बोलो बेटा। हेलो सर। बोलो बेटा। सर समझ नहीं आया सर इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। सर इसमें ये जो डिस्टेंस है सर ए से बी तक निकालना है ना सर, वो हाँ जो बेटा, मीडियम है सर वो पॉइंट डी पर रखा हुआ है। तो क्या क्या सर क्या? इसमें सर जो वो है जो मतलब जैसे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो ऑब्जेक्ट है सर, जो हाँ, स्पीड को स्लो करेगा सर, वो डी पॉइंट पे रखा हुआ है। अरे रखा नहीं बेटा, है पागल, ये पूरे मीडियम का दिया है म्यू का वैल्यू। अच्छा एक्स पूरे वेरी मीडियम का करेगा है। तो जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ोगे वैसे वैसे म्यू वेरी करेगा, ये कहना चाहता है सवाल। अच्छा ओके सर, फिर तो हो गया सर। थैंक यू सर। लेफ्ट साइड में लिमिट में एक्स लेंगे ना, एक्स क्यों लेंगे बेटा? हमको ए से बी निकालना है ना, तो जीरो से डी करेंगे ना। यस सर। चलो आगे देखो बच्चा, लिख लिए तो अच्छी बात, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। अगर नहीं लिख पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखा जाए बच्चा आगे, आगे हमारा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के नियम। ठीक है बच्चा, जिस तरह से था ना बच्चा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस तरह से था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ही समझो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चा, देखो फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है बच्चा? कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है बेटा, और सरफेस का नॉर्मल ऑलवेज लाई, ऑलवेज लाई इन, ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। समझे बच्चा? ये तीनों रेज जो है कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और बाउंड्री का नॉर्मल, हमेशा क्या होगा बेटा? एक ही प्लेन में लाई करेगा। ठीक है बच्चा, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? इफ ray of light, if a ray of light, है ना बेटा, लाइट का एक रे ट्रेवल्स, ट्रेवल्स या से लिखो इंटर्स, इंटर्स इनटू एन ऑप्टिकली, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना बेटा। अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में इंटर करेंगे, है ना, इट मूव टूवर्ड्स
नॉर्मल, क्या होगा ये, नॉर्मल के पास जाएगा बच्चा, है ना। एंड इफ enters into an optically rarer, enters into an optically rarer medium, enters into an optically rarer medium, it moves away, it moves away from normal। समझा बच्चा। अगर वो डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल के पास जाएगा, रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है बच्चा। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, डेंसर का मतलब बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, रेयर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए, है ना बेटा। रेयर मीडियम हम उसको बोलते हैं बच्चा जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है ना बेटा। डेंसर मीडियम हम उसको बोलेंगे जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। फिर सुन लो, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कम स्पीड ऑफ लाइट, रेयर मीडियम, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट, है ना बेटा। कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट, रेयर मीडियम। ठीक है बेटा, बात समझे ना। रेयर मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, डेंसर मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम। ठीक है बच्चा। तो अब देखो, मैंने कहा बाउंड्री, ये मान ले बच्चा एक बाउंड्री है ना। इस बाउंड्री के ऊपर एक अलग मीडियम है, नीचे एक अलग मीडियम है ना बेटा। ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयर मीडियम है ना बेटा। देखो वीडियो का लैग हो रहा है बेटा, तो तेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा पुअर है, थोड़ा सही जगह स्विच करो, किसी विंडो वगैरह के पास जाके देखो बेटा, विंडो वगैरह के पास सही आएगा वीडियो। क्योंकि मेरे मोबाइल से कंप्यूटर में जो वीडियो जा रही है एकदम सही जा रही है वीडियो। देखो बच्चा, ये डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, है ना बच्चा। अब देखो बेटा, अगर मैंने कहा ये हमारा नॉर्मल है बच्चा, ये अगर हमारा नॉर्मल है ना बेटा, इसका मतलब बाउंड्री से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। कहता है कि अगर बेटा रे ऑफ लाइट पहले जा रहा था रेयर मीडियम में, है ना, रेयर मीडियम में ट्रेवल करते हुए आया और डेंसर मीडियम में इंटर किया, तो डेंसर मीडियम में करेगा बेटा तो नॉर्मल के पास जाएगा, है ना बेटा। इसका मतलब ये एंगल बड़ा होगा और ये एंगल छोटा होगा। ठीक है बच्चा, है ना। थोड़ा सा और बड़ा बना लो इसको, थोड़ा अच्छा दिखेगा तुमको, ऐसे बना लो इसको बेटा, है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया बेटा ये आई, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, है ना। तो इस डायग्राम के लिए क्या कहोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है बच्चा। अब कहोगे कि ये हमारा नॉर्मल है बच्चा, ये अगर नॉर्मल है, ठीक है, रे ऑफ लाइट पहले ट्रेवल कर रहा था बेटा डेंसर मीडियम में, पहले ट्रेवल कर रहा है कहां बच्चा, डेंसर मीडियम में। ठीक है, पहले ट्रेवल कर रहा है बेटा डेंसर मीडियम में, तो ये हुआ बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। अब जब ये रेयर मीडियम में आएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा मतलब ऐसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। अभी कहोगे आई छोटा होगा आर से। ठीक है बच्चों। और अब कहते हो बेटा कि ये हमारा नॉर्मल है ना। तो अगर रे ऑफ लाइट इस बाउंड्री पे आएगा बेटा नॉर्मल पे, तो जिस रास्ते पे आएगा बच्चा उसी रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा,
इसमें किसी भी तरह का कोई बेंडिंग नहीं होगा, है ना। अगर रे ऑफ लाइट यूं जाएगा बेटा तो यूं निकल जाएगा, ठीक है। लिख लो बच्चा। लिख लो। रिप्लाई टू यू क्वाजी। हाँ बेटा, लास्ट और पार्ट में आई और ई दोनों जीरो है। लास्ट केस में आई इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो। नोट कर लो बच्चों। थर्ड केस बता दीजिए फिर से। थर्ड केस में बेटा अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मली गया है तो नॉर्मली अगर रे ऑफ लाइट जाएगा बच्चा तो नॉर्मली अगर रे ऑफ लाइट जाएगा तो आई जीरो हो जाएगा ना बच्चा। आई जीरो हो गया तो आई जीरो हो गया तो आर भी जीरो होगा, है ना। अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मली जाएगी बेटा तो कुछ भी नहीं होगा उसमें, जस का तस निकल जाएगा। देखो बच्चों, इरेज कर दूं यहां से। देखो बेटा, अब लिखा जाए स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लिखा जाए तो देखो बेटा, ये कहता है स्नेल्स लॉ में कि if a ray incidents at angle of incidence I and refracts at angle I, then ratio of sine of
रेशियो ऑफ साइन ऑफ these angles is equal to inverse ratio of रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। समझा बेटा? कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो इनवर्स होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो इनवर्स होगा वो एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होगा, है ना बच्चा? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कि अगर ये बाउंड्री है बेटा, ये हमारा μ1 और ये हमारा μ2, ठीक है बच्चा? रे ऑफ लाइट यहां से आया आई एंगल पे, यहां निकल गया बेटा आर एंगल पे, आई पे आया आर पे निकल गया, तो क्या कहता है बेटा? इन एंगल के साइन का रेशियो मतलब साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स रेशियो, मतलब बेटा μ2 बाई μ1। इसका मतलब क्या हो गया? μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ठीक है बच्चा? लिख ले इसको, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। लिख लो बच्चों, इनवर्स रेशियो का मतलब बेटा उल्टा रेशियो। देखो ये फर्स्ट मीडियम का एंगल, ये सेकंड मीडियम का एंगल, ये फर्स्ट मीडियम है सेकंड मीडियम, वो क्या है? सेकंड बाई फर्स्ट। अभी रेस कर रहा हूं बच्चा, लिख लिया तो ओके, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिखे हो अगर तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, इरेज करूंगा। चलो बच्चों एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन है, ये मान लो बाउंड्री मान लो, है ना? एक रे ऑफ लाइट यहां से आया बेटा, ये एंगल है 53 डिग्री, ठीक है बेटा? इसका इफेक्टिव इंडेक्स 1, ठीक, और इसका इफेक्टिव इंडेक्स है बेटा 4/3। ये दोनों बाउंड्रीज पैरेलल है बच्चा। यहां से रे ऑफ लाइट यहां जाएगा, है ना? ये मान लिया एंगल अल्फा, ठीक है? अब यहां से लाइट निकल करके इस बाउंड्री पे गिरेगा बेटा, और इस वाले बाउंड्री पे जाने के लिए ये जो एंगल है बेटा, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, और फिर यहां से रे ऑफ लाइट यूं निकल गया, ठीक है बेटा? ये एंगल है बीटा, ठीक? ये हमारा इफेक्टिव इंडेक्स म्यू, और ये भी हमारा म्यू इक्वल टू 1। सवाल ये है कि फाइंड अल्फा बीटा एंड म्यू। चलो बनाओ।
टैब वाले पे नंबर पे, टैब के नंबर पे तो पता है उसको। अनिकेत 4/5 आगे बढ़ो। सही है। उस्मान खत्री सही है। ये तू नाम पागल क्यों रखा है रे अपना? सही लिखा है तुम। 3U नहीं 37 डिग्री है बच्चा। वो 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री। प्रशांत सही है, आगे बढ़ो। अली हैदर सही। उस्मान भी सही लग रहा है। 4/5 लुभावनी। वैष्णवी सही, आगे बढ़ो। लास्ट बार निकालो बेटा। देखो बच्चा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा बेटा, क्योंकि दोनों सरफेस हैं पैरेलल, है ना बच्चा। ये अगर 30 है तो ये भी होगा 30, क्योंकि ये सरफेस भी है बेटा पैरेलल, है ना। अब जब ये पैरेलल है तो क्या लिखेंगे बच्चा इक्वेशन? कैसे लिखोगे? इसके लिए बेटा म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या हो गया? ये हो गया 1 इंटू साइन 53 इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू, इसके लिए म्यू इंटू साइन 30 इक्वल टू 1 इंटू साइन बीटा। बोलो बेटा, ठीक है ना। म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, फिर म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, फिर म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, है ना बच्चा। तो सॉल्व करो तो अल्फा आएगा बेटा 37 डिग्री, है ना। म्यू बन तुम्हारा कितना? ये आ जाएगा बेटा 1.6, और बीटा आ जाएगा बेटा, बीटा आ जाएगा 53। ठीक है, नोट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट। अल्फा 36.5 है, 37 ही बोलते हैं बेटा अप्रोक्स में उसको। इरेज कर रहा हूं बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक मान लिया जाए लेक, ये मान लो एक लेक मान लो, या ऐसे कर लेते हैं बेटा, इसको एक मान लो स्विमिंग पूल मान लेते हैं, है ना। ये है बेटा एक स्विमिंग पूल है, ठीक है बेटा। इस स्विमिंग पूल की गहराई जो है बच्चा, इस स्विमिंग पूल की जो गहराई है
ये गहराई है बच्चा 1 मीटर, ठीक है। इसमें एक पोल गड़ा हुआ है, पोल, खंबा। ये क्या बेटा, एक पोल, ठीक है बेटा। इस पोल का 1 मीटर पानी के बाहर है वो, तो टोटल लंबाई हो गई बेटा 2 मीटर, है ना। अब देखो, जब सन रेज, सन है बेटा, सन है ना, जो सन रेज आ रही है बेटा, ये सन रेज ऐसे आ रही हैं कि हॉरिजॉन्टल से ये 37 डिग्री का एंगल है। सन रेज आने का एंगल हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री। तो सवाल कहता है बेटा, ये मीडिया है म्यू, इसका म्यू है बेटा वाटर का 4/3, ऊपर तो एयर हो गया। एयर या वैक्यूम सेम मानते हो ना, एयर या वैक्यूम दोनों का सेम 1। तो सवाल है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑन बॉटम ऑफ पूल। इस बॉटम पे, है ना, इस खंबे की कितनी लंबी परछाई बनेगी, है ना। चलो ट्राई करो। अभी होगी डिस्कस इस क्वेश्चन के बाद। भाई तू नाम चेंज कर अपना यार, नाम चेंज कर, बोलने में अच्छा लगता नहीं। तो अच्छा से नाम रख। चेतन गलत है बेटा।
चलो देखो बच्चों, देखो बेटा, जब रे ऑफ लाइट यूं आएगी बेटा, इस बाउंड्री पे गिरेगी, यूं जाएगी, और फिर बेटा यहां से ऐसे गिरेगी। बोलो बच्चा, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट, ये जो हमारा रे ऑफ लाइट है बच्चा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, फिर ऐसे गिरेगी बच्चा, है ना। तो देखो बेटा, इस कंडीशन में जो ये हमारा एंगल है ना, ये एंगल कितना हो गया 37, तो ये 37, तो ये हो गया बेटा 53, है ना। तब देखो बेटा, ये 53 हो गया, तो ये एंगल थीटा मान लो। तो क्या लिखोगे बेटा इस वाले के लिए, 1 इंटू साइन 53 इक्वल टू 4/3 इंटू साइन थीटा। बोलो बेटा, ठीक है। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू 3/5, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। बोलो बच्चा, समझ में आया सबको कि ये एंगल होना चाहिए बेटा 37 डिग्री। अब देखो बच्चा, इसके नीचे जितनी भी रेज आएंगे बेटा, वो सभी ब्लॉक हो जाएंगी, और इसके ऊपर जितनी रेज आएंगे बेटा, वो ऐसे ही गिरेंगी। बोलो बच्चा, है ना। इसका मतलब इस वाले पॉइंट से पहले कोई भी लाइट नहीं पहुंचेगी बच्चा ना, उस वाले पॉइंट से पहले जहां लाइट नहीं पहुंचेगी वही ना होता है बेटा शैडो, परछाई उसी को बोलते हो ना। तो देखो बेटा, इस डिस्टेंस को मान लिया x1 और इसको मान ले बेटा x2, तो इस ट्रायंगल में क्या लिखोगे, लिखोगे ये एंगल 53, तो ये भी एंगल हो गया बेटा 53। लिख दोगे tan 53 इज इक्वल टू x1/1 इज इक्वल टू 4/3, सो x1 इक्वल टू 4/3 मीटर। ठीक है बच्चा। अब देखो ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। थीटा हमारा कितना बेटा 37 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में आओ, कैसे लिखोगे बच्चा, लिखोगे tan थीटा इक्वल टू x2/1, है ना बेटा। ये हो जाएगा x2/1 और ये हो गया 3/4, तो x2 हो गया बेटा 3/4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस शैडो कितना हो गया बेटा x1 प्लस x2, तो कितना हो जाएगा 25/24 मीटर। ठीक है बच्चों, 25/24 मीटर, 2 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, 2 मीटर से बहुत थोड़ा सा ज्यादा। अब चलो सीट निकालो, सेक्शन बी। एंगल कैसे निकाला, अरे बेटा इससे एंगल निकाला, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। चलो बच्चों ऑप्टिक्स से सीट निकालो, B8 and B6, B8 and B6, B8 and B6। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर B6। देखो बच्चा इरेज कर रहा हूं, B7 नीचे का आंसर मैच नहीं कर रहा, देखते हैं बच्चा B6 B7 B8। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर B6, क्वेश्चन नंबर B6 कहता है बेटा a point object is placed on the principal axis at 60 centimeter in front of concave mirror of focal length 40 centimeter on the principal axis। ठीक है बच्चा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को
प्रिंसिपल एक्सिस से 60 सेंटीमीटर दूर, कॉनकेव मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर। देखो बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया बेटा हमारा कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर यहां बेटा ये रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चा। अब कहता है फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, इसका है बेटा फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। अब कहता है बेटा if the object moves with a velocity 10 centimeter per second along the principal axis, find velocity of image perpendicular to principal axis, find velocity of image। क्या बेटा क्यों पूछे हो? फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले तो f हो गया -40 सेंटीमीटर, u हो गया -60 सेंटीमीटर, तो इससे v निकालो, v आएगा -120 सेंटीमीटर। होगा रे, v हमारा हो जाएगा -120 सेंटीमीटर। समझने यहां तक? ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में कहता है बेटा कि ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कहोगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू -v² बाय u² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। होगा बेटा? ये तुमको पता है, ये सब पता है, ये निकालना है। दूसरे पार्ट में इसको ऐसे मूव कराया, इसका मतलब है क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या फॉर्मूला? dm/dt इंटू v इंटू ho प्लस m इंटू dho/dt। ठीक है बेटा। अगर ये ऐसे मूव करेगा तो u कांस्टेंट तो v कांस्टेंट, u कांस्टेंट और v कांस्टेंट, तो m भी हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया। dho/dt क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर्मूला लगा, आंसर आएगा। B3 कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द मून formed by a spherical concave mirror of focal length 11.4 मीटर। डायमीटर ऑफ मून दिया है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून भी दिया है। बेटा एक क्वेश्चन कराया तुम लोग को था क्लास में मैंने, 100 किलोमीटर दूर और 20 किलोमीटर ऊंचे खंबे का इमेज, बस वही कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, 100 किलोमीटर दूर 20 किलोमीटर ऊंचे खंबे का इमेज निकालने के लिए सिखाया था क्वेश्चन में, देखना ठीक से, वही कॉन्सेप्ट लगाना है इस बार। B7 a man uses a concave mirror for saving। कहता है बेटा एक आदमी जो है वो कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करता है सेव करने के लिए। ठीक है, he keeps his face a distance of 20 centimeter and the mirror gets which is 1.5 times enlarged, his focal length of the mirror is। देखो बेटा B7 में क्वेश्चन नंबर B7 में कहता है a man uses, B7 में a man uses concave mirror for saving, he keeps his face at 20 सेंटीमीटर। तो देख बेटा ये हो गया हमारा रियल ऑब्जेक्ट, है ना बेटा। और कहता है इमेज उसको चाहिए 1.5 टाइम्स मैग्नीफाइड, है ना बेटा। तो सेविंग करने के लिए जो इमेज देखोगे ऑब्वियस सी बात है वो सीधा इमेज होना चाहिए, उल्टा इमेज नहीं होना चाहिए ना बेटा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो गया? +1.5, दैट इज इक्वल टू -v/u। इसका मतलब v इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सवाल कहता है बेटा फाइंड फोकल लेंथ 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है। नंबर 5 टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया तुमको था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला, है ना। शायद स्फेरिकल मिरर में दूसरा या तीसरा सवाल कराया होगा, वही सेम सवाल है, चेक करो। आगे
B8, देखो B8, देखो बेटा B8 में कहता है two spherical mirrors, convex and concave, having the same focal length 36 centimeter, are arranged as shown in the figure. कहता है बेटा दो मिरर मान लो, एक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ये, और एक हमारा ये कॉनकेव मिरर, ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चा, दोनों का सेम फोकल लेंथ, दोनों का बेटा सेम फोकल लेंथ है 36 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, सेपरेशन बिटवीन द मिरर्स 1 मीटर, मिरर्स के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर। At what distance from concave mirror should an object be placed so that the image formed by the concave and convex mirror independently are identical in size? ना बेटा कहता है ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे, ऑब्जेक्ट को बेटा कहां पे रखोगे ताकि दोनों का इंडिपेंडेंटली इमेज एक ही जगह बन जाए। ठीक है बच्चा, तो देखो तो मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया है ना बेटा, ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर। सुनना ध्यान से बच्चा, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर जो है बच्चा वो तो हमेशा इमेज वर्चुअली बनाएगा, इसका मतलब इसका इमेज तो यहाँ आएगा बच्चा, बोलो आई, है ना, इसका इमेज तो यहाँ आना चाहिए, इसका मतलब बेटा इसका वाला भी यहाँ बनना चाहिए ना। सवाल में क्या लिखा था, इमेज फॉर्म्ड by the concave and concave mirror, अच्छा independently are identical in size बोला है बच्चा, दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए साइज में, एक जगह पे बनना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, है ना, एक जगह पे बनना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आइडेंटिकल इन साइज होना चाहिए, साइज में एक जैसा होना चाहिए, है ना बच्चा। तो देखो अगर तुम इस वाले का इसमें इमेज बनाओगे है ना बच्चा, तो इसका हमारा मैग्निफिकेशन और इसके मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यही कहता है सवाल। तो देखो बच्चा मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, है ना बेटा, और 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, इसका मतलब v इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ, है ना बेटा, इस यहां पुट कर लो तो कितना होगा बेटा, m इक्वल टू माइनस बी बाई यू, ये हो जाएगा बेटा यू एफ में यू कट गया, एफ बाई यू माइनस एफ में माइनस, ये हो जाएगा बेटा एफ माइनस यू। ठीक है, दोनों का इमेज का साइज बिल्कुल एक जैसा हो, मतलब दोनों का मैग्निफिकेशन सेम होना चाहिए बच्चा। तो देखो इसका कितना मैग्निफिकेशन, इस वाले के लिए फर्स्ट वाले के लिए कितना लिखेगा, लिखेगा बेटा f हो गया 36 बाई f माइनस यू, इसका मतलब 36 माइनस ऑफ u, ये हो गया बेटा, नेगेटिव ना होगा, रियल है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ 100 माइनस x। ठीक है बच्चा, इज इक्वल टू, उसके लिए करो अब, इसके लिए क्या कहोगे, इसके लिए कहोगे बेटा f माइनस 36 बाई माइनस 36 माइनस ऑफ माइनस x, है ना बेटा। अब सोचो ये जो इमेज है बेटा वो सीधा ही बनाएगा क्योंकि वर्चुअल है, जबकि वो बनाएगा क्या, रियल इमेज, है ना बेटा, रियल इमेज अगर बनेगा और इसका बेटा वर्चुअल है ना, इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों उल्टा बनेगा, है ना बेटा, रियल का वर्चुअल सीधा बनता है जबकि रियल का रियल उल्टा बनता है बेटा, तो इसको कर ले माइनस और यहां से बेटा x सॉल्व कर ले। ठीक है, ठीक है बच्चा, साइन के साथ ही पुट करना है बेटा, B4 पूछना है बेटा, अरे कहा ना B4 चेक करो नोट्स में तेरा होगा।
ठीक है, आगे चलो, अभी पार्ट 2 में चलो। क्लास में कराए हुए क्वेश्चन नहीं पूछ बेटा, टाइम बड़ा होता है ना, क्लास में भी करें, डाउट में भी करें, सेम क्वेश्चन। पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 का B1 B2 A4 कहां से आ गया, B6 उज्जवल अच्छे चेक करो, ऑरिजिन को चेक करो अच्छे से। हर मिरर का एक्स एक्स अलग होगा, हर मिरर का एक्स एक्सिस अलग होगा बच्चा। अब देखो B1, पार्ट 2 का बेटा B1 देखो, पार्ट 2 का B1 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर is kept perpendicular to the principal axis of a convex mirror of radius of curvature 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, कहता है एक कॉन्वेक्स मिरर लो, ले लिया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर। चलिए ऐसे बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज 1 सेंटीमीटर और इसका बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की दूरी 20 सेंटीमीटर है ना। तो कहता है डिस्टेंस इन सेंटीमीटर बिटवीन हेड ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी, ऑब्जेक्ट का हेड और इमेज के हेड के बीच की दूरी निकालनी है ना बेटा। अब इसे तुम यू पता है, यू पता है -20, एफ पता है बेटा -10 है ना। तुम इससे बेटा v निकालो, v निकालने के बाद मैग्निफिकेशन निकालो और इसको लिखो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज निकालो, जब ये निकालोगे तो इतना बड़ा आएगा ऑब्जेक्ट इमेज, समझा, ये हमारा हो गया इमेज। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्जेक्ट का टिप और इमेज का टिप के बीच की दूरी, तो ऑब्जेक्ट का टिप ये हुआ, इमेज का टिप ये हुआ, यहां से यहां का निकालना है डिस्टेंस। तो देखना बेटा यहां से ऐसे खींच दे, यहां से ऐसे खींच दे, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस इक्वल टू पूरा हाइट माइनस ऑफ इमेज का हाइट, ये निकल गया। अब ये निकालना है, खुद से करो। आगे देखो 2-4 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल भी क्लास में कराया है, नहीं बताऊंगा। 3 नंबर भी क्लास में कराया है, 6 बताना है। देखो 6 में ए पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ए फिक्स्ड स्फेरिकल मिरर, इमेज किधर जाएगा, देखो रे सवाल नंबर B6 में वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, v ऑब्जेक्ट पैरेलल। ठीक है बेटा, क्या दिख रहा है बेटा इसमें, क्या दिख रहा है, v इमेज पैरेलल एंड vo है ना, v इमेज और vo आर अपोजिट। ठीक है बेटा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखो अगर मैंने कहा कि ये कॉनकेव मिरर है, अगर ये कॉनकेव मिरर है ना बेटा, तो देखो बेटा इस सॉरी चलो पहले कॉन्वेक्स की बात कर लें। अगर तुम कॉन्वेक्स की बात करते हो तो इस ऑब्जेक्ट का हमेशा पीछे इमेज बनेगा, है ना बेटा। तो ये अगर इधर जा रहा है तो ये इधर आएगा, क्या हुआ, टुवर्ड्स द मिरर। ठीक है बच्चा, क्या हो गया, ये टुवर्ड्स द मिरर। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है बेटा को मिरर है, तो देखो बेटा इस मिरर का रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनता है ना। तो अगर वर्चुअल बनता होगा तो इधर बनता होगा बेटा वर्चुअल इमेज, इसका उल्टा, तो ऐसे हो जाएगा बेटा, बोलो। ठीक है, और अगर कहो
ये ऑब्जेक्ट और इसका बेटा यहाँ बन रहा है रियल इमेज, तो इसकी वेलोसिटी का उल्टा ये हो गया। बोलो समझ में आई बात? मतलब इस केस में क्या होगा, टुवर्ड्स द मिरर, और इस केस में क्या होगा, अवे फ्रॉम मिरर। ऑप्शन देखो, मस्ट मूव गलत, ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा, है ना? ठीक है, डी टुवर्ड्स द मिरर इफ द मिरर इज कॉन्वेक्स, गलत ना, कॉनकेव में भी हो सकता है ना बेटा, तो बेस्ट ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, B8 B9 B10, देखो B8 में कहता है इन द फिगर M1 M2 आर टू फिक्स्ड मिरर्स एज shown, if the object O moves towards plane mirror, then image I which is formed after two successive reflection, दो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? देखो बच्चा, सवाल नंबर B8 कहता है बच्चा, ये कॉनकेव मिरर, ये प्लेन मिरर है ना बेटा, ये हमारा बेटा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ना? तो कहता है बेटा दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज किधर जाएगा, है ना? पहला रिफ्लेक्शन M1 से और दूसरा रिफ्लेक्शन M2 से। तो देखो बच्चा, अगर इसकी बात करते हो, पहला रिफ्लेक्शन इससे होगा बेटा, तो इमेज यहां बनेगा ना रे, है ना? O1 और ये I1, ये इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा बच्चा, है ना? जो I1 है बेटा, ये O2 है, बोलो इसके लिए बेटा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना बेटा? अब देखो ये इधर जा रहा है ना, इसका ऑब्जेक्ट ये है और ये इधर जा रहा है, तभी क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट और इमेज उल्टा मूव करता है ना बच्चा, है ना? तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, इसका मतलब इसका जो इमेज होगा, है ना बेटा, वो किधर जाएगा, जाएगा राइट वर्ड्स। समझा बच्चा? टुवर्ड्स राइट। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर B10, 9 ही पूछा है, करण को चाहिए 9 नंबर। देखो 9 नंबर में कहता है a point object at 15 centimeter from a concave mirror of radius of curvature 20 centimeter is moved to oscillate along the principal axis with amplitude 2 millimeter। देख बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट U हो गया -15 सेंटीमीटर, है ना बेटा, और F हो गया -10 सेंटीमीटर, इससे निकालो V आएगा -30 सेंटीमीटर। कहता है बेटा ऑब्जेक्ट का ओसिलेशन, ऑब्जेक्ट अगर ओसिलेट करेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मान लिया du, du है बेटा 2 मिलीमीटर। क्यों लिखा du? क्योंकि ये बहुत छोटा है और हमें चाहिए बेटा क्या, dv। du हमको पता है, dv निकालना है, क्या फॉर्मूला, dv अपॉन du इक्वल टू -b स्क्वायर बाई u स्क्वायर, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। B10 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर B10 देखो बेटा, B10 में the distance of an object from the focus of a concave mirror of radius of curvature r a is b, then distance of the image from the focus is, ये है न्यूटन्स फॉर्मूला, बताएंगे लास्ट में ये, तो फिर भी देख लो, बताता हूं अभी। the distance of an object from focus of the convex mirror, देख बेटा एक कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ये फोकस, ठीक है बेटा। The distance of an object from focus of concave mirror is a, कहता है यहाँ, ये मान लो ऑब्जेक्ट, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर a है बेटा,
और यहां से ये दूरी दी हुई है b, ठीक है। तो कहता है बेटा देन इमेज का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो बेटा इमेज होगा ना बच्चा, फोकस से पहले बनता है ना इमेज, बोलो। इसको मान लिया मैंने सी ना बेटा, बात समझा, ठीक है। अब लगा दो फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है बच्चा। 1/v देखो, 1/v, v कितना हो गया देखो, ये v हमारा कितना हो गया, यहां से दूरी कितनी हो जाएगी, ये था बेटा a ना, तो a/2 हो गया, a/2 तो ये कितना हुआ, तो कहोगे a/2 माइनस ऑफ c प्लस 1/u, u कितना देखो, तो कहोगे b माइनस a/2 नेगेटिव साइन, u नेगेटिव बेटा, इज इक्वल टू 1/f, 1/f/2। आप सॉल्व करके c निकालो, है ना। हाँ फॉर्मूले के बिना भी हो जाएगा ये। आगे बोलो B15 B16, देखो बेटा B15 ग्राफ चेक करो अपना, B15 में ग्राफ चेक करो, और B16 देखो, B16 में B16 में देखो एंगुलर डायमीटर ऑफ सन 0.5 डिग्री, डायमीटर ऑफ सन कॉनकेव मिरर में कितना बनेगा, देखो बेटा ये कॉनकेव मिरर, सन जो है, सन बहुत दूर है, बहुत दूर वाले से रेस कैसे बताया था, ऐसे बोला था बेटा, है ना। तो देखो बेटा ये जो रे है वो यहाँ पे आके मिलेगी, तो ये एंगल तुमको दिया है 0.5 डिग्री। अब तुमने बताओ पैरेलल रेस का बेटा इमेज कहाँ बनेगा, पैरेलल रेस का इमेज बनता है ना ऑन फोकस, तो अगर ये फोकस है बेटा, है ना, तो यही ना बनेगा बेटा इमेज, बोलो यही बनेगा इमेज। तो ये हमको निकालना है डायमीटर डी, तो ये एंगल 0.5, तो ये भी 0.5, तो क्या लिख दोगे, tan थीटा इक्वल टू डी बाई एफ, स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा इक्वल टू थीटा, कितना हो जाएगा बेटा 0.5 इंटू पाई बाई 180, पाई 180 क्यों किया, डिग्री को रेडियन में चेंज किया, ठीक है बच्चा। अब चलो आज के लिए इतना ही, टाइम खत्म हो गया बच्चा। आगे जो होमवर्क दे रखा तुम लोग को था मैंने एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में और 2 पार्ट 2 में, वो करके आना। अभी के लिए मीटिंग ओवर, बाय बाय।